हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चारू दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चारू दत्ता यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें लगती है, कौन कौन सी मशीन्स लगती है और रॉ मटेरियल लगता है, और वो सभी जो भी रॉ मटेरियल वगैरह मशीन से वो कहाँ से मिलती है, कैसे परचेज किया जाता है, कैसे बल्ब बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। बट वो सब बेसिक था दोस्तों। मतलब आप कहीं से बना बनाया मटेरियल लोगे, उसके बाद असेंबली करोगे, मार्केट में बेचोगे, बट आपको क्वालिटी की श्योरिटी नहीं रहेगा सच में वो मटेरियल उस क्वालिटी का बनाया हुआ है या नहीं। सप्लायर आपको दे रहे हैं, आप बना रहे हो और बेच रहे हो, इसमें आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी पता नहीं चलेगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ मशीन्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ भी इन हाउस प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करके उसे टेस्टिंग करके फिर आप बेच सकते हो। बनाने के बाद टेस्टिंग करोगे, उसके बाद बेचोगे, तो आपको भी एक श्योरिटी रहेगा कि आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है और आप मार्केट में आसानी से उसे बेच सकते हो। तो इसके लिए हम आज कुछ मशीन्स के बारे में जानकारी देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पंचिंग मशीन, टिक्की मशीन और सोल्डरिंग गन के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी बेसिक मशीन्स होती है जिससे हम असेंबली कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ टेस्टिंग मशीन से जिससे आपका प्रोडक्ट का टेस्टिंग करके, ड्राइवर जो भी है उसका टेस्टिंग करेंगे, जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग करेंगे। आपको अगर आउटपुट करेक्ट मिल रहा है तो आप वो मार्केट में जाके बेचोगे। अगर आपका इन हाउस में आपका अगर कुछ प्रोडक्ट फेल हो गए, बर्न हो गए, तो आप उसको फिर से दोबारा रिपेयरिंग करके उसमें क्या फॉल्ट है, फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको फिर से बनाओगे, फिर बेचोगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो सपोज आपने फॉर एग्जांपल 100 बल्ब बनाए, उसमें से 95 बल्ब ओके है, बट 5 बल्ब आपके इन हाउस काम करते समय ही फेल हो गए। तो 5 बल्ब आप जो भी है दोस्तों वो फिर से रिपेयर करेंगे, फिर से उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करके कि क्या प्रॉब्लम है और फिर आगे बेचोगे। ये आपका 5% इसमें मुनाफा हो गया। दूसरा 5 या 10% प्रॉब्लम ये आता है, सप्लायर आपको देता है बट आप टेस्टिंग नहीं करते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसमें 10% लॉस होता है। उसमें 10% लॉस ऐसा से सप्लायर की तरफ से ये वो मटेरियल आपको ख़राब आता है, मतलब वो चेकिंग किया हुआ होता है, कुछ होता है तो उसमें डिफेक्ट आता है, मतलब टोटल आपका 15% लॉस हो गया। अगर मटेरियल क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो आपको टोटल लॉस भी हो सकता है। अगर आप अलग अलग सप्लायर से मटेरियल ले रहे हो, किसी से एक पार्ट ले रहे हो, किसी दूसरे सप्लायर से दूसरा पार्ट ले रहे हो, तो इसके लिए टेस्टिंग करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर एक सप्लायर से ले रहे हो, वो अगर टेस्टिंग करके आपको दे रहा है तो वो बात अलग है, बट आप अलग अलग सप्लायर से ले रहे हो, किसी का भी टेस्टिंग कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और आप भी नहीं कर रहे और सिर्फ बना के आगे दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो सकता है। तो ये सब जानकारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप कौन कौन से मशीन्स का क्या क्या यूज़ करके आप प्रोडक्ट बना सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, असेंबली के कुछ मशीन्स होते हैं जो मैंने आपको कल भी बताया, पंचिंग मशीन, टिक्की मशीन और सोल्डरिंग गन। इस तीनों मशीन्स तो आपको रिक्वायरमेंट है ही, ये बेसिक मशीन है, इससे आप बल्ब बना तो लोगे। उसके बाद जो पार्ट आता है टेस्टिंग का, टेस्टिंग मशीन्स में बहुत सारी मशीन है। आपको बल्ब बनाने के पहले ड्राइवर जो भी आता है, रॉ मटेरियल में ड्राइवर और पीसीबी, हाउसिंग का तो कोई क्वालिटी चेक नहीं कर सकते, उसके लिए कोई मशीन नहीं है, बट आप भी हाउसिंग का क्वालिटी जो भी टिक्की वगैरह आता है उसका थिकनेस अच्छा होना चाहिए, 0.9 या 1 mm के करीब होना चाहिए, वो आप देख के परचेस कर सकते हो। उसके बाद जो ड्राइवर और पीसीबी आता है, बचा हुआ पार्ट, तो ड्राइवर और पीसीबी ये बल्ब का किसी भी प्रोडक्ट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी उसका एक हट कहा जाता है। तो उससे आप अगर चेक नहीं करोगे, डायरेक्टली बना के अगर मार्केट में सेल करोगे तो आपके लिए काफ़ी बड़ा लॉस होगा। तो हम देखेंगे कि ड्राइवर और एमसीपीसीबी कैसे टेस्ट करते हैं। उसके लिए 2 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ड्राइवर चेक करने हैं बल्ब की, उसके लिए ड्राइवर टेस्टिंग मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास भी मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा इंडिया मार्ट का, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। हमारा ऑफिस का एड्रेस भी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट आके परचेस कर सकते हो, या फिर
आप हमें व्हाट्सअप या फिर हमारा जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके भी आप परचेज़ कर सकते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो रही मशीन्स के परचेस करने की बात। बट मशीन रिक्वायरमेंट क्यों है? ड्राइवर टेस्टिंग मशीन ये ड्राइवर चेक करने के लिए, उसमें आपको ड्राइवर में टेस्टिंग मशीन में आपको आपका ड्राइवर का जो भी वैटेज है वो आप चेक करोगे पहले, बल्ब बनाने के पहले। अगर एक्चुअल वैटेज सपोज 9 वाट का ड्राइवर है, वो एक्चुअल 9 वाट अगर शो कर रहा है तो ही वो ड्राइवर आपका ड्राइवर टेस्टिंग मशीन पे अगर आपको 9 वाट शो कर रहा है तो ही वो ड्राइवर आपके काम का है। ओके, उसमें अगर सप्लायर ने बोला है कि 9 वाट का ड्राइवर है, 100 मिली एम्पियर करंट है, 55 से लेके 70 वोल्ट तक वोल्टेज लेवल है, ये अगर स्पेसिफिकेशन सप्लायर ने दिए हैं उस अकॉर्डिंग आपको अगर पीसीबी दिया है तो उस अकॉर्डिंग आपके ड्राइवर टेस्टर मशीन पे आप ड्राइवर लगा के चेक कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सपोज मेरे यहाँ से आपको MCPCB ले लिया आपने, अगर सस्ते में मिल रहा है, किसी और जगह से आपको ड्राइवर मिल रहा है सस्ते में, मेरे यहाँ से ड्राइवर महंगा गिर रहा है, बट अगर वो ड्राइवर MCPCB अगर मिसमैच हो गए वोल्टेज में करंट में तो आपको एक काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको ड्राइवर टेस्टिंग करने के लिए ड्राइवर टेस्टिंग मशीन लगेगा। वैसे ही MCPCB टेस्टिंग मशीन्स आता है दोस्तों। MCPCB टेस्टिंग में मशीन्स में भी हम वोल्टेज और करंट चेक कर सकते हो। सपोज मेरा जो भी PCB है 9 वाट का PCB है, उसको अगर मेरा 100 मिली एम्पियर का करंट है उस पर अगर ऑपरेट होता है तो वो PCB 100 मिली एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा है, ये हम उस MCPCB टेस्टिंग मशीन के ऊपर चेक करेंगे। ये सब चीज़ें, ये सब मशीन्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। इसके लिए मैं आगे आपको सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, हर एक मशीन का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मतलब ड्राइवर टेस्टिंग मशीन का ड्राइवर कैसे चेक करता है, उसका आउटपुट में वोल्टेज, आउटपुट करंट, वैटेज, इनपुट करंट, इनपुट, ये सारी चीज़ें, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें उसमें मैं मेंशन करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग आई विल मेंशन इन टू दैट। ओके, सो MCPCB टेस्टिंग मशीन में भी वही चीज़ें हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आगे आपके लिए बना दूंगा। ऐसी जो भी मशीन से सबका एक एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, और जो भी लोग जिनको ये पता नहीं है और बिज़नेस स्टार्ट कर दे तो उसके बाद उनको बिज़नेस बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको पता नहीं होती। तो वो सब प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो वीडियो दिन की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों ये हो गए 2 मशीन ड्राइवर और MCPCB के। जब आपका पूरा बल्ब बन जाता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपको टेस्ट करनी पड़ती है। मेरा ड्राइवर ओके है, PCB ओके है, मैंने असेंबली कर लिया, हो गया, इतना ही नहीं, फिनिश नहीं है। आपको उसके बाद जो मशीन्स आती है, 2 मशीन्स उसके बाद लगने वाली है, एजिंग मशीन और डिमर। एजिंग मशीन और डिमर का भी मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप का वीडियो आपको, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि किस मशीन का फंक्शन क्या है, वो आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले सब वीडियोज़ में आपको ईच एंड एवरी मशीन का मैं फंक्शन आपको बताऊंगा, वो टेस्ट कैसे करते हैं क्या, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको एजिंग मशीन और डिमर की ज़रूरत इसलिए है कि कई जगह पे अगर रूरल एरियाज वगैरह है, वहाँ पे बहुत जगहों पे फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है, वोल्टेज लेवल काफ़ी आगे जाता है, स्पाइक काफ़ी जनरेट होता है। तो उससे क्या होता है, अगर मेरा ड्राइवर अगर 300 वोल्ट तक चलता है, बट अगर स्पाइक ज़्यादा आ गया 300 वोल्ट से भी ऊपर अगर वोल्टेज चला गया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको एजिंग मशीन पे प्रोडक्ट का, इसका नाम ही एजिंग मशीन है, वो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल या फिर प्रोडक्ट का एज चेक करता है, आपका प्रोडक्ट कितना चलेगा। सपोज मेरे पास एजिंग मशीन टेस्टर है और मशीन है, और मेरे पास अगर रैक भी है, रैक मतलब जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स वगैरह उसको फिट करते लगाते, वो प्रोडक्ट्स मैंने 100 बल्ब एक बार लगा दिए, और एजिंग मशीन के ऊपर अगर मैंने टेस्ट कर रहा हूँ, तो एजिंग मशीन में अगर मेरे टेस्ट करने के बाद अगर 5 बल्ब वहीं पे मेरे फॉल्टी निकलते, ख़राब होते, तो हम उसको फिर से
क्या प्रॉब्लम आ रहा है उस 5 प्रोडक्ट में, ये देखेंगे। फिर से प्रॉब्लम फाइंड आउट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से हम बना के फिर से टेस्टिंग करें। इससे क्या होगा, मार्केट से आने वाला जो भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न रेशियो है वो कम होगा। ओके, रिप्लेसमेंट वो कम होगा। तो ये एजिंग मशीन का फंक्शन है। एजिंग मशीन से आप प्रोडक्ट का लाइफ चेक करोगे, उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। आप अलग अलग टाइम साइकिल्स पे वो प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने एक आधे घंटे के लिए टेस्टिंग पे लगा दिया प्रोडक्ट, उस आधे घंटे में क्या होगा, जो भी डिमर अपना आता है, डिमर का आउटपुट एजिंग मशीन को जाएगा और एजिंग मशीन का आउटपुट आपके प्रोडक्ट को जाता है। डिमर का फंक्शन ये है कि डिमर को 2 वोल्टेज में डिमर काम करता है, अलग अलग वोल्टेज में। एक लो वोल्टेज डिमर होता है, दूसरा हाई वोल्टेज डिमर होता है। दोनों के ऊपर आप सपोज आपका प्रोडक्ट लो वोल्टेज पे 110 वोल्ट पे काम करता है और हाई वोल्टेज में 300 वोल्ट पे काम करता है, तो आप एक डिमर पे 110 वोल्ट सेट करोगे, दूसरे डिमर पे 300 वोल्ट सेट करोगे। इसका आधे घंटे तक टेस्टिंग करोगे। फिर से अगर आपको लग रहा है 250 वोल्ट पे भी चेक करना चाहिए और दूसरा लो वोल्टेज में आपको अगर 150 वोल्ट पर चेक करना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप दोनों डिमर का वोल्टेज आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और एजिंग मशीन क्या करता है, एजिंग मशीन जो भी वोल्टेज एजिंग मशीन को मिलता है वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से एक्चुअल प्रोडक्ट को वो वोल्टेज देता है। एजिंग मशीन क्या करता है, एजिंग मशीन जो अपना एमएससीबी से आने वाला 230 से 240 वोल्ट वाला जो कांस्टेंट वोल्टेज है वो तो प्रोडक्ट को देता ही है, बट जो और 2 वोल्टेज उसको मिलते हैं डिमर की तरफ से, उसको भी वो इन टाइम ड्यूरेशन में प्रोडक्ट को देता रहता है। मतलब प्रोडक्ट कंटिन्यूस आपका ऑन ऑफ रहेगा अलग अलग वोल्टेज पे। इससे आपको पता चलेगा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के बाद भी प्रोडक्ट हमारा इतने घंटे तक चेक करने के बाद भी चल रहा है, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी आपको पता चल जाएगा। तो ये मशीन्स का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है। दूसरा आपको आता है लक्स मीटर। आपको बहुत बार मार्केट में कस्टमर पूछता है या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कोई भी पूछता है या फिर आपका कस्टमर पूछेगा जिसको पता होगा कि लक्स मीटर या फिर लक्स लेवल वगैरह लुमेंस वगैरह क्या होता है। तो जैसे किसी का भी यूनिट होता है, सपोज वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, करंट का एम्पेयर है, वैसा जो भी आपका ब्राइटनेस होता है प्रोडक्ट का, उस ब्राइटनेस का जो भी यूनिट होता है वो लक्स में हम मेजर करते हैं, उसको लक्स बोलते हैं। तो लक्स इज इक्वल टू 10 × लुमेंस, ऐसा उसका फॉर्मूला है। प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लुमेंस ही लिखा हुआ होता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो लुमेंस मीटर से। उसके लिए लक्स मीटर या फिर लुमेंस मीटर बोलते हैं, उससे आप आपके प्रोडक्ट का ब्राइटनेस कितना आ रहा है वो चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वाट मीटर आता है, जो आपका प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा। आपका फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद आप चेक करोगे कि आप एजिंग मशीन, मतलब पूरा एजिंग मशीन का भी प्रोसेस हो गया, लक्स भी चेक कर लिया, बट आपको लास्ट में प्रोडक्ट का असेंबल होने के बाद एक्चुअल वैटेज वगैरह सब चेक करना है। आपने पहले तो चेक कर लिया है असेंबली के लेवल, बट असेंबली के बाद भी आपको चेक करना है, तो आप वाट मीटर से चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक मशीन हो गया। ये सारी मशीन्स बेसिकली एक अच्छे सेटअप के लिए लगती है। आपके पास अगर ये सारी मशीन्स है तो आप एक काफ़ी अच्छा सेटअप कर सकते हो और एक श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हो। उसके बाद कुछ मशीन्स आती है जो कि प्रिंटिंग मशीन, जो आपके प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम वगैरह जो रहता है उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए जो मशीन्स लगती है, उसमें भी मशीन्स में कोई लोग स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, जिनको मतलब कम कॉस्ट में काम करना होता है, जितना लागत नहीं उसके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग आता है। दूसरा है दोस्तों पैड प्रिंटिंग। पैड प्रिंटिंग में भी 3 टाइप्स का प्रिंटिंग होता है, मतलब मशीन्स अलग अलग आता है। प्रिंटिंग तो एक ही टाइप का होता है बट उसकी मशीन्स अलग अलग आते हैं। मशीन्स मतलब एक मैनुअल मशीन आता है, दूसरा इलेक्ट्रिक पैड प्रिंटिंग मशीन आता है और तीसरा न्यूमेटिक पैड प्रिंटिंग मशीन आता है। ये सब का प्राइजेस अगर मैनुअल लोगे तो आपको 15 से 20 हज़ार में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पैड प्रिंटिंग लोगे तो लगभग उतना ही जाता है, बट अगर न्यूमेटिक लोगे तो उसके लिए कॉम्प्रेसर लेना पड़ता है, मशीन का कॉस्ट भी जाता है, वो 1 लाख के करीब जाता है। तो डिपेंड है आप कैसा सेटअप करें, उस अकॉर्डिंग ये मशीन्स ले सकते हो। और आपको अगर उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटिंग मशीन, तो ये भी एक प्रिंटिंग का ही मशीन है, बट ये सबसे कॉस्टली मशीन आता है। इसके आप ये 20 और 30 वाट में आता है, मार्केट में अवेलेबल है।
बट ये मशीन जो है ये काफ़ी कॉस्टली मशीन जाता है, ये 2 या 2.5 लाख के ऊपर ये मशीन आता है। तो आपका जिस अकॉर्डिंग सेटअप करना है उस अकॉर्डिंग मशीन्स आते हैं, उस अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पे मिलती रहेंगी। तो नमस्ते दोस्तों, बाय।